कि एडिसन सर, आई नो ओनली टू ग्रेट मैन, वन इज यू यानी कि एडिसन, Yes. एंड द अदर वन इज दिस यंग मैन। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, और एक तरफ दिखता है वायरलेस चार्जिंग। तो एडिसन ने कहा था अच्छा एक काम करो, ये जो मेरा डीसी जनरेटर है इसको बेहतर बना के दिखाओ। अब इसके पीछे का जो प्रिंसिपल है ना, कि क्या था, मतलब वार्डन क्लिफ टावर कैसे उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करने का सोचा। तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रही है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, उसके अराउंड क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। ये वीडियो मैं चाहता हूं कि थोड़े 2-3 पार्ट्स में बने। देखते हैं कैसे जाएगी ये वीडियो। बहुत कुछ डिस्कस करना है, बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है, कैपिटलिज्म डिस्कस करना है, कंसेप्ट डिस्कस करना है। उसके लिए ये वीडियो शायद काफ़ी नहीं होगी, ये मैं आपको बता के चल रहा हूँ। अच्छी बात क्या है कि आज आप देख सकते हैं कैमरे के पीछे हमारे अंकित साहब हैं, हमारे साथ हमारे दीक्षित साहब बैठ गए हैं, और डॉक्टर साहब तो है ही। उम्मीद करते हैं अब हर वीडियो में हम सब एक साथ बैठेंगे। बहुत सारे शेड्यूल चल रहा था यार, दीक्षित साहब थोड़ा बिजी रहते हैं, एक्टिंग सीखने गए थे और सिखाने भी गए थे। थिएटर की जर्नी यही है। एनीवेज, ये जो सूफियान आलम का सूफी ट्रैम्प बनने की जो जर्नी थी वो भी अभी आ चुकी है जो स्टॉक पर। अगर आपको अच्छा लगे ये जर्नी, मेरी जर्नी, पर्सनल मेरी कहानी जो थी वो आपको सुननी हो, इंटरेस्ट लगे तो ज़रूर देखिएगा वीडियो। तो आज का टॉपिक है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। तो शुरू करते हैं दीक्षित साहब के सवाल के साथ ही। सवाल मैं पूछूंगा, पर सवाल पूछने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि बाई चांस कोइंसिडेंटली हमने किसी ने भी एक साथ डिसाइड नहीं किया था, पर हम लोग आज कलर पैलेट में हैं। हम थिएटर वाले, हम फिर सिनेमा वाले लोग बाई चांस कलर पैलेट को फॉलो कर वो लिया। हमारा इंटरनल चलते ही रहता है, वो ऑटोमेटिक सिंक ऐसी बैठ जाती है कि वो एकदम बराबर सा पैलेट आ जाता है, बैलेंस्ड एकदम। यस, इसे कहते हैं रेजोनेंस, और सी के ऊपर जाके वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई थी। एनीवेज, हाँ, एनीवेज डॉक्टर साहब एनीवेज बहुत बोलते हैं, तो एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो हमारा टॉपिक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन ये जो तिलिस्मी ख्याल है, हाँ। ये कैसे आया, किसे आया, और आपने इस पे रील क्यों बनाई? ठीक है, तो ये तो हम सब थिएटर एक्टर और नॉर्मल इंसान भी फैंटेसीज में जीना पसंद करते हैं, इसलिए हमें हॉरर मूवीज भी पसंद आती है, साईफाई मूवीज पसंद आती है। तो साईफाई ख्याल ही है कि क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जब अपने स्टूडेंट ज़माने में जब मैं था तो भैया मैं यूट्यूब की वीडियोस देखता था। यूट्यूब पे एक बेहतरीन टीचर थे, वॉल्टर लुइन साहब, MIT में पढ़ाते थे। तो उन्हीं की क्लास में जब मैं एक उनकी वीडियो देख रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर, कुछ तो वही क्लास थी, तो वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ शो करी थी। क्या शो किया था उन्होंने? यहाँ पे लगाया एंटीना, एनर्जी का सोर्स, और उन्होंने अपने हाथ में एक बल्ब था और तार कनेक्टेड था। वो गए क्लास के दूसरे कोने में, और जैसे ही उन्होंने उस तार को उस डायरेक्शन में रखा जिस डायरेक्शन में एंटीना एनर्जी भेज रहा था, तो यूरेका मूवमेंट हो गया। वायरलेसली दिख गया कि बल्ब जल सकता है। तो वो बहुत फैंटेसाइज किया था मुझे, जैसे कि आइंस्टाइन को एक ज़माने में जब उसने कंपास देखा था और देख के ख्यालों में खो गया था कि यार जो चीज़ मुझे दिख नहीं रही, इवन वो भी इम्पैक्ट डाल सकती है दुनिया में। कंपास हिलता है ना मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो चीज़ वहाँ से आ गई थी। फिर मैंने और बातें करी, जाना तो समझा कि एक इंसान था, तहलका इंसान था, तिलिस्मी इंसान था, निकोला टेस्ला, जो इस चीज़ को दुनिया तक पहुँचाना चाह रहा था। वॉल्टर लुइन साहब के उस एक्सपेरिमेंट से, जो नॉर्मली लोग करते भी, ये तो साबित है कि वायरलेसली एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, मगर क्या इतने ब्रॉड लेवल पे हो सकती है कि दुनिया भर में जा सके वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। तो वो टॉपिक मैंने जब पढ़ना चाहा, देखा ये है, और उसके बाद फिर वो रील का ख्याल आया और उस पर मैंने रील बनाई जाके। और टेस्ला साहब की बात हो रही है, टेस्ला साहब ने ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन पर काम किया। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब आप बताइए, थोड़ा टेस्ला के बारे में बताइए, और मॉर्गन साहब की कहानी, वो जो पूरी कहानी है उसको हम कवर करेंगे, लेकिन पहले टेस्ला से शुरू करते हैं। हाँ, तो इतने दिन जब आप यहाँ नहीं थे तब हमने टेस्ला के बारे में थोड़ी बहुत बात तो की थी, तो उनको तो पता ही है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है? बिल्कुल। तो क्या हुआ था कि टेस्ला पर हम ऑलरेडी बात ये कर चुके थे, कौन थे वो जब जीनियस थे, वो इनोवेटर थे, है ना, और वो एडिसन की इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करते थे। तो वहाँ पर उन्हें एक्चुअली एडिसन ने चैलेंज दिया था कि भाई, और बहुत ही तहलका था उनके नाम को लेकर ना, कि एडिसन जो है बड़ा ही तोप इंसान है, बड़ा ही जीनियस है, सॉरी टेस्ला जो है बहुत ही बड़ा जीनियस है, ये कुछ भी कर सकता है। तो एडिसन ने कहा था अच्छा एक काम करो, ये जो मेरा डीसी जनरेटर है इसको बेहतर बना के दिखाओ। उसने वो कर दिया, लेकिन एडिसन ने साथ ही साथ ये भी कहा था कि मैं जो हूँ आपको एक थोड़ा बहुत पैसे दे दूंगा इस काम के। पैसे नहीं दिए। तो टेस्ला ने कहा यार इसको छोड़ो, छोड़ दिए गुस्से में कंपनी। डीसी जनरेटर तो था ही, उन्होंने एसी जनरेटर बनाया। एसी जनरेटर जो है इवेंचुअली डीसी जनरेटर से बड़ा हो गया। तो जो पूरी जो टेक्नोलॉजी जो जिसके ऊपर एडिसन का मोनोपोली थी, वो अब आ गई टेस्ला के पास थ्रू एसी जनरेटर। ओके। लेकिन वो तो इनोवेटर थे, और भी चीजें सोचते थे।
तो फिर उन्होंने और चीज़ों पे काम करना शुरू किया, वायरलेस कम्युनिकेशन पे काम करना शुरू किया था उन्होंने। वायरलेस कम्युनिकेशन पर तो लेकिन मैक्रोनी जी काम कर रहे थे ना। अरे भाई इधर थोड़ा तो ज्यादा पढ़ रहे हो आजकल, वेरी ट्रू बाय द वे। हाँ। तो क्या हुआ था कि काफी सारे लोग, अक्सर साइंस में ऐसा होता है कि एक ही क्षेत्र पे एक हॉट टॉपिक सा आ जाता है और उसी के ऊपर कई सारे लोग काम कर रहे थे। तो उनमें से एक गुगेल्मो मार्कोनी भी थे, जिन्हें फादर ऑफ रेडियो कहा जाता है। अगर आप CBSE 5th ग्रेड में पढ़े हो तो बुक में भी उन्हें एज फादर ऑफ रेडियो कहा गया है, रेडियो एंड टेलीविजन। बट बात ये था कि उन्होंने काफी सारे जो उनके कॉन्सेप्ट्स है, दोज वर एक्चुअली बेस्ड ऑन टेस्लास पैटेंट्स। अब क्या हो गया, मार्कोनी के वर्क को रिकॉग्निशन मिलने लगा, रिकॉग्निशन के साथ साथ गवर्नमेंट सपोर्ट मिलने लगा, क्योंकि अगर वायरलेस कम्युनिकेशन अचीव हो जाते मिलिटरिस्टिकली कितना बड़ा एडवांटेज होगा हमारे लिए। साथ ही साथ उस समय ट्रांस अटलांटिक, क्योंकि क्या था, ज्यादातर इनोवेशन वेस्ट में ही हो रहा था, ईस्ट साइड तो थोड़ा पिछड़ा हुआ था। तो ट्रांस अटलांटिक इसेंशियली ट्रांस कॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन बहुत स्लो था, आपको शिप भेजने पड़ते थे। ट्रांस कॉन्टिनेंटल अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो बहुत टाइम लगता था। अगर ये अचीव हो गया तो इससे बहुत बड़ा फायदा होता है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट पूरे सपोर्ट में आ गई। टेस्ला को ये लगने लगा यार छोड़ो ठीक है, मुझे मेरे इनोवेशन का क्रेडिट नहीं मिला, मगर ये गुगलेमो मार्कोनी तो यार ये तो पूरा पैसा ले जाएगा यार मेरा, अब मैं क्या करूं। तो फायदा था, तो फायदा जहां था तो फायदा के लिए कोई तो दिखा, और जरूर देखा, वही फायदे के लिए जो दिखा, जिसकी हम बात कर रहे थे, मॉर्गन साहब। यस, जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन, यस, है ना। तो जॉन नाम कैसे बोल देते हैं डॉक्टर साहब। मैं इसीलिए सिर्फ मैक्रोनी बोलता हूँ, उसके बाद का मैक्रोनी नहीं, मार्कोनी। अरे बाप रे बाप, मैक्रोनी तो शायद सॉस होती है ना, वो खाने वाली पास्ता होता है भाई, पास्ता होता है। Oh my God। इससे पहले आगे बढ़े मैं एक चीज बताता हूँ। मैं बता रहा था कि जो टेस्ला साहब क्या थे, जब इन्होंने इंसिडेंट्स डिस्कस किया कि वो डीसी जनरेटर को बेहतर करने की जो बात हुई थी, तो इसके ऊपर मेरी शॉर्ट फिल्म भी आएगी। बस आपको मैं हल्का सा इंसिडेंट्स बता देता हूँ कि जब वो पेरिस में काम कर रहे थे टेस्ला साहब, उनको काम करते हुए देखने के बाद देखा ये गया उस बंदे जो उस पे मेन हेड होगा ना, बॉस थे, हाँ, बॉस उस समय, एसेंशियली उसने बोला कि टेस्ला तुम ये लो लेटर और जाके एडिसन को देना। और उस लेटर में क्या लिखा था, बहुत सिंपल लाइन लिखी थी कि एडिसन सर, आई नो ओनली 2 ग्रेट मैन, वन इज यू यानी कि एडिसन, एंड द अदर वन इज दिस यंग मैन। कंटिन्यू द स्टोरी। तो एंड दैट वेरी यंग मैन वाज इंडीड वेरी ग्रेट, Yes. है ना। लेकिन सिर्फ ग्रेट होना काफी नहीं होता, अगर आपको अपने इनोवेशन को आगे बढ़ाना है, दुनिया तक पहुंचाना है, तो एक अकेले इंसान का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी काफी नहीं होती, है ना। तो इसलिए ही अप्रोच जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन कौन थे, क्या थे, उसके पहले सूफियान हैज अ वेरी स्पेशल मैसेज फॉर। ये बातें करने से पहले एक काम करें, लेट्स चेंज द सीन। जब निकोला टेस्ला पहली बार अपना बिजनेस चलाने निकले तो उन्हें काफी तकलीफ हुई। देखिए, बिजनेस चलाना हर किसी के बस की बात नहीं, यहाँ अलग अलग एस्पेक्ट्स को एक साथ मिलकर चलाना आना चाहिए। और यहीं पर आता है ओडू। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके बिजनेस को रन करने में मदद करता है। यहाँ पर आप अपने बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स, इन्वेंट्री, HR, अकाउंट, मार्केटिंग, यहाँ तक की वेबसाइट भी एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए मैनेज कर सकते हैं, वो भी एक ही टूल की मदद से। 10 अलग अलग चीजों के लिए 10 ऐप्स के सिरदर्द की कोई जरूरत नहीं। ओडू सब आसान कर देता है, आपका समय भी बचाता है और आपके कंपनी को एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाने में आपकी मदद करता है। देखिए भाई, बात बिल्कुल सिंपल है। टेस्ला की कहानी से हमें क्या चीज सीखने को मिलती है कि वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, यूज ओडू। और अगर आप भी टेस्ला की तरह एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट रखते हैं तो आपके लिए एक खास खबर है। जी हाँ, ओडू ला रहा है अपना ओडू कम्युनिटी डे, अ 2-day टेक एंड बिजनेस इवेंट, जो कि हो रहा है 13 और 14 अगस्त 2025 को महात्मा मंदिर गांधीनगर में। यहाँ पर बिजनेस पीपल, टेक यूजर्स एंड एंटरप्रेन्योर एक साथ आएंगे टू शेयर देयर आइडियाज एंड हेल्प ईच अदर ग्रो। साथ ही साथ यू गेट टू डिस्कवर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ओडू, ओडू 19। और तो और यहाँ आपको मौका है 20,000 से भी ज्यादा अटेंडीज के साथ नेटवर्किंग करने का, 200 से भी ज्यादा टॉक्स अटेंड करने का, जो कि एक्सपर्ट्स द्वारा दिए जाएंगे। एक्सप्लोर 200+ booths, learn from real businesses, join master classes happening on 11th and 12th August 2025. You can also attend mini days which will include talks on diverse topics and industries. So network, eat and enjoy the concert and the after party. तो बात यह है कि इस इवेंट में एंट्री तो फ्री है, मगर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके अभी रजिस्ट्रेशन करिए। अब क्या करें? Scene. लेट्स चेंज द सीन। हाँ, ये बात आप तक पहुंचा दी है हमने। बिजनेस करना है और कैसे करना है, सारी बातें आपको इसमें दिख जाएगी।
सो कंटिन्यू द स्टोरी यार। यस तो अब जब जेपी मॉर्गन की एंट्री हो गई है, थोड़ा सा जेपी मॉर्गन के बारे में भी जान लेते हैं। जो थोड़े बहुत एडल्ट लोग हैं या बैंकिंग वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें पता होगा जेपी मॉर्गन एंड चेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स इन द वर्ल्ड, है ना। बहुत ही फैला हुआ बिजनेस है उनका। तो जेपी मॉर्गन ड्यूरिंग द लेट 1800s और शुरुआत 1900 के शुरुआत में एक तरह से वो कैपिटलिज्म का फेस थे। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रोफेशनलिज्म, अपनी एफिशिएंसी और अपने एक्सपर्टीज के लिए जाने जाते थे। बहुत ही अच्छी समझ थी उन्हें फाइनेंशियल दुनिया की, कैसे एक बिजनेस को अच्छे से रन करना है और एक लार्ज स्केल पे रन करना है। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन ने जो है उस समय क्या था, अमेरिका में रेल रोड्स वाज स्टिल वन ऑफ द प्रिडोमिनेंट मोड्स ऑफ फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो वही था, फ्लाइट आई नहीं थी अब तक। तो रेल वर्क्स जो है यूरोप के बहुत ज़्यादा अच्छे थे, अमेरिका के नहीं थे। तो जेपी मॉर्गन ने रियलाइज़ किया कि यार क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने कुछ कुछ रेल प्रोजेक्ट्स फिर फंड करना शुरू किए और इतना बेहतर बना दिया कि इट बिकेम द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट रेल रोड सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। साथ ही साथ एक्चुअली जेपी मॉर्गन वाज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स फॉर थॉमस एडिसन, यस यस, है ना। तो उनको भी, तो उनमें ये रिकग्निशन की भी पावर थी कि कौन सा बिजनेस फ्यूचर रहेगा, उसमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे उसे बड़ा बनाना चाहिए, एफिशिएंटली चलाना चाहिए। इनफैक्ट इतने सारे इंडस्ट्रीज में उनका हाथ था, इतनी इंडस्ट्रीज में उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स लाए कि उस एरा को मॉर्गनाइजेशन भी कहा जाता है ना। खैर, अब ये सब बातें हो गई तो उन्हें ऑलरेडी पता था कि देखो टेस्ला जो है कमाल का आदमी है ना। इसने डीसी को तो इम्प्रूव कर ही दिया था, एसी लिया, वहां भी तहलका मचा रहा है। ये जो बंदा है ना, इसमें दम तो है। तो अब टेक्निकल एक्सपर्टीज तो टेस्ला के ही पास थी, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, भरोसे का आदमी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, ये लो टेस्ला $150,000 का चेक। वाह, and he was the first man to say this is business. So yes, this I is did business. Yes, he did business. So ये हो गए टेस्ला और मॉर्गन साहब का एक इंट्रोडक्शन टाइप। पर मेरे जहन में ख्याल है कि यार देखो, एक तरफ मुझे दिखता है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और एक तरफ दिखता है वायरलेस चार्जिंग। तो एक तरफ मुझे दिखता है फैराडे और एक तरफ मुझे दिखते हैं टेस्ला। तो हम काल के हिसाब से चलते हैं, पहले फैराडे की बात करी जाए। क्यों अंकित साहब? बिल्कुल। आइए, कैमरा मैं पकड़ता हूँ, आप फैराडी के बारे में बताइए। फेराडी फैराडे कैमरा पकड़ते पकड़ते थोड़ा हो जाता है, अरे कोई नहीं, जुबान फिसल जाती है कभी से इधर उधर थोड़ा सा। हारमोनियम बजाते थे। हाँ यस, कंटिन्यू। हाँ, तो एक्चुअली कंफ्यूजन क्या होता है लोगों को ना, कि अभी जो हम लोग फोन वायरलेसली चार्ज करते हैं तो लोग उसी को समझ लेते हैं कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन जो है वो हो रही है। इन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहला जो अभी हम लोग वायरलेसली फ़ोन जो चार्ज करते हैं या ईयरपॉड्स वगैरह चार्ज करते हैं, है ना, वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करंट के बेस पे काम करती है। और उसमें होता क्या है, जो प्रिंसिपल वर्क करता है वो होता है नॉन रेजोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कि आप एक कॉइल लेते हो, ठीक है, उसमें क्या होगा, करेंट पास करेगा, उसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं। फिर आपके फ़ोन में एक कॉइल लगा हुआ रहेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो चेंज हो रहा है उसके थ्रू करंट इंड्यूस्ड होता है उसमें। इसे हम लोग बोलते हैं नॉन रेजोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक क्या है, कमी क्या है, कि ये बहुत लार्जर डिस्टेंस तक काम नहीं कर सकती या फिर बहुत लार्जर करेंट के लिए काम नहीं कर सकती। इसलिए फ़ोन को आप ऐसे रखना पड़ेगा आपको चार्जर पे, है ना, बहुत मिलीमीटर सेंटीमीटर के आसपास जो है वो काम मतलब थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट डायरेक्ट कांटेक्ट ही रहता है ना। हाँ। और ये प्रिंसिपल दिया किसने था, तो माइकल फैराडे ने, है ना। अब इस पे क्या हुआ कि निकोला टेस्ला जी ने सोचा कि हम इसी करंट को इंड्यूस्ड करके क्या लार्जर डिस्टेंस तक हम ट्रेवल करा सकते हैं क्या। तो वहां से उनका जो कॉन्सेप्ट था, बेसिकली जो दोनों में डिफरेंस क्या था, निकोला टेस्ला जो चाह रहे थे वो था कि रेजोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो, है ना। रेजोनेंस अब क्या है, रेजोनेंस बहुत ही कमाल की चीज़ है ना। रेजोनेंस में होता क्या है बेसिकली, कि अगर आप एक मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, सपोज दैट अर्थ की भी एक फ्रिक्वेंसी होती है। अगर आप सेम फ्रिक्वेंसी दो उस ऑब्जेक्ट को, है ना, तो होता क्या है, वहाँ पे एम्पलीट्यूड जो होता है बढ़ जाता है वेव का, ठीक है। आप इसको झूले के एग्जांपल से समझ सकते हो कि झूला जो आप झूलते हो, अगर आप सेम फ्रिक्वेंसी पे थोड़ा सा भी पुश करो तो वो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड को बढ़ाते जाएगा, है ना। एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी हुआ था, मैं समझाता हूँ, थोड़ा माइक शायद दूर हो। एक
होता भी ऐसा केस है कि जब ब्रिज बनाते हैं हम लोग, बड़े बड़े हाँ, ब्रिज भी बनाते हैं, तो हम इस हिसाब से बनाते हैं, डिजाइन करते हैं कि अगर मान लो उस पे लोग चल रहे हैं, मार्चिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो उसके नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाएगा तो ब्रिज कोलैप्स कर सकता है। रेजोनेंस एक ऐसी चीज है जिसपे अगर रेजोनेंस का मतलब बेसिकली क्या है कि हर इंडिविजुअल की, और इंडिविजुअल मतलब कि दुनिया में हर चीज की खुद की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, जिसपे अगर बाहर से भी फ्रिक्वेंसी वही मार दी, उसी वे में उसको हम डिस्टर्ब कर दे, तो वो अलग ही लेवल का डिस्टर्ब हो सकता है, वहां रेजोनेंस आता है। अगर मान लो एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी और इंटरनल फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए तो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे आती है। तो एनीवेज अंकित साहब कुछ बोल रहे थे, बताइए। इवन एक बार हुआ भी था, यूएसए में कोई ब्रिज था, हाँ। तो उसका कुछ तो फ्रिक्वेंसी रहा होगा। हाँ। अब एक्चुअली विंड जो ब्लो हो रही थी ना, उसकी फ्रिक्वेंसी गलती से मैच हो गई, हाँ। और वो ब्रिज पूरा कोलैप्स कर गया था, है ना। तो रेजोनेंस का ये कमाल है ना, जो हम लोग सुनते थे ना बचपन में, कि एक राग गाते हैं बारिश हो जाती है ना, या सेम ग्लास की भी एक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है। अगर आप सेम फ्रिक्वेंसी पे साउंड निकाल दो, है ना, तो ये ग्लास क्या होता है, ब्रेक कर जाएगा, ऐसा होता है ना ओपरा वाला में सीन में। हाँ। तो रेजोनेंस ज्यादा ही चीज तो है। तो टेस्ला का क्या सोचना था कि हम जो है क्या करेंगे, एयर से जो बिजली वगैरह है, तो वो हम धीरे धीरे अर्थ में पुश करेंगे, है ना, एक फ्रिक्वेंसी पे। अब उसमें क्या था कि अगर आप सेम फ्रिक्वेंसी बार बार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा देते रहो, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। अर्थ में एक बार वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, भर जाएगी। समझने के तौर पे आप ऐसा समझ सकते हो कि धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थ में इलेक्ट्रिसिटी भेजते जा रहे हैं, है ना, बेसिक लैंग्वेज में। अब सेम फ्रिक्वेंसी का हम रिसीवर कहीं पे लगा दें, तो वो सेम इलेक्ट्रिसिटी वहां पे पहुंच जाएगी, है ना। इसका और एक कॉमन एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि तालाब है, तालाब में अगर हम पत्थर डालें और एक वेव क्रिएट करते जाए, है ना, धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो कहीं दूर पे भी कोई एक इंसान नाव लेके खड़ा हो, है ना, तो उसको वो वेव फील हो जाएगी, है कि नहीं, भले ही वो कितने दूरी पे हो। तो वैसे ही प्रिंसिपल पे जो निकोला टेस्ला जी थे वो काम कर रहे थे। अब इसके पीछे का जो प्रिंसिपल है ना, कि क्या था, मतलब वार्डेनक्लिफ टावर कैसे उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करने का सोचा, वो तो भाई हमारे एक्सपर्ट जो है, एक्सपर्ट इतना तो एक्सपर्ट नहीं है। चलो मैं बताता हूँ कि अंकित साहब जो कह रहे हैं उसको देखो। अब सबसे पहले हम जब बात कर रहे हैं फाइनली इस टॉपिक पे, हम जैसे इस पूरी वीडियो में आ रहे हैं कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का मतलब क्या हो रहा है। सबसे पहले देखिए, एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए हमें सर्किट कंप्लीट करना है। मतलब कि आप बैटरी लेंगे, आप तार कनेक्ट करेंगे, एक बैटरी के एंड से एनर्जी निकलेगी, दूसरे में वापस जाएगी, तभी फ्लो होगा। अब बात है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की। हम सोचें कि यार ऐसा करते हैं कि एक टावर बनाते हैं और बिजली भेज देंगे। बिजली ऐसे नहीं भेज सकते जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा था? तो उन्होंने सोचा कि धरती खुद एक कंडक्टर है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की रेंज पर, ठीक है। वैसे उन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी क्या नाम है एसी अंदर डाला था, उसके लिए 120 फीट तक गड्ढा किया गया था और वो टावर डाला, मतलब कि रॉड डाली गई थी, ठीक है, ताकि अर्थ के अंदर हम हाई फ्रीक्वेंसी एसी भेज दें। अब अर्थ के अंदर भेज दिए, अब वापस लेना पड़ेगा, सर्किट कंप्लीट करनी है। तो उन्होंने देखा आसमान की तरफ, आसमान में दिखता है हमें आइनोस्फेयर, बाय द वे, जिसके वजह से रेडियो सिग्नल बाहर नहीं जाता, टकरा के वापस आता है। तो आइनोस्फेयर में है क्या नाम है, काइंड ऑफ, वैसे प्लाज्मा नहीं है लेकिन काइंड ऑफ मान सकते हैं, चार्ज पार्टिकल है वहां पर। उस चक्कर में क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी वहां से ले सकते हैं। अब करते क्या है ना, लोग सोचते हैं वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी में, बहुत लोगों ने कमेंट किया था भाई बिजली गिरने लगेगी हम पे। बिजली नहीं गिर रही है, वो हो क्या रहा है देखो, बिजली गिरने का मतलब ही लॉस हो गई एनर्जी। अगर स्पार्किंग हो गई, जिसको हम अगर बहुत टेक्निकल वर्ड्स है ये, कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं उसे, कोरोना डिस्चार्ज, वाह वर्ड भी अच्छा, कोरोना। तो वो जो कोरोना डिस्चार्ज की बात हो रही है कि अगर स्पार्किंग होगी तो वो प्योर फॉर्म ऑफ लॉस है एनर्जी का। कैसे कैसे होती है स्पार्किंग? आसपास की हवा जो है वो आयनाइज हो जाती है। अगर मैंने आसपास की हवा में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एनर्जी तोड़ दी, तब स्पार्किंग दिखती है हमें। अब उसको तुम हार्नेस नहीं कर सकते। तो स्पार्किंग नहीं करना चाह रहे थे टेस्ला साहब। वो क्या बना रहे थे कि जो वार्डेनक्लिफ टावर का टॉप पॉइंट था, वो क्या कर रहा है, वो आइनोस्फेयर को टेक्निकली चार्ज कर रहा है। कैसे? इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड भेज के, ठीक है। और नीचे ग्राउंड में हमने एसी भेज दिया। अब हमें, आप अगर साइंस के बैकग्राउंड से होंगे तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल फील्ड के चेंज होने से भी एक अलग टाइप का करंट मानते हैं हम चलता है, जो एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। जो दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से होती है। ये कब आया था, ये थोड़ा मैं हल्का सा बता देता हूँ कि हमें लगा था कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब भैया हमने देखा कि भैया बीच में कैपेसिटर है, करंट तो जा नहीं रहा, फिर उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है? तब ये कंसेप्ट निकल के आया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव लाइक
अब फ्लोइंग करंट, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, तो टेस्ला साहब का कुछ नहीं था, उन्होंने हवा और वार्डेनक्लिफ टावर का जो टॉप डोम था उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी, टेक्निकल टर्म्स में कनेक्ट कर दिया, नीचे ग्राउंड को एक तार बना दिया, तो आइनोस्फेयर को मैंने एक तार बनाया, ग्राउंड को एक तार बनाया, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब रेजोनेंस की सबसे खूबसूरत बात क्या है, आप सोच के देखिए, हवा में क्या चल रहा है, रेडियो वेव चल रही है। हम क्या करते हैं भैया, हमारे जो पापा के ज़माने में था वो ऐसे लेते थे और हम ऐसे आराम आराम से फ्रिक्वेंसी मैच करते थे। जैसी फ्रिक्वेंसी मैच हुई, जो क्या नाम है उसका, जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो बाहर के फ्रिक्वेंसी मैच कर गया, रेजोनेट कर गया, और हमें मस्त मस्त गाने सुनने को मिलते थे कि वो कौन कौन से गाने होंगे, बहुत पुराने गाने, अब तो मुझे अच्छे लगते हैं। तो नहीं, ये बहुत थोड़ा रिसेंट ही हो गया। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, ये केस है। अच्छा तो ये सब बातें हो रही थी। तो ऐसे वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की बात सोची गई थी कि पूरा का पूरा दुनिया को ही हम एक क्लोज सिस्टम बना सकते हैं, और ये एनर्जी हमें खुद दुनिया ही दे रही है। जिस वजह से मैंने एक डायलॉग भी लिखा था रील के अंदर कि भाई यहाँ नहीं, उस डायलॉग से पहले मैं ये कहना चाहूंगा हाँ। कि जो मॉर्गन साहब ने टेस्ला जी को भी कहा था हाँ कि तुमने यहाँ एक डाल दिया ग्राउंड में, हाँ तुमने ऊपर आपने कहा कि वहां डाल दिया, हाँ तुमने यहाँ भी डाल दिया, वहां भी डाल दिया, मैं अपना मीटर कहाँ डालूं? हाँ यही है। क्योंकि अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी बांट दोगे तो मैं मीटर से उनसे पैसे कैसे कमाऊंगा? He was a businessman. because he did business. Yeah, He this gave is him business. $150,000. Yes. है ना? और यही चीज जो आप अब वो डायलॉग पे आते हैं, तो इन्होंने जो रील में लिखा था वो डायलॉग ये था कि भाई नेचर तो हमें ये भी देता है, दुनिया हमें सांसें भी देती है। आज चींटियां बहुत हैं। तो दुनिया हमें सांसें भी देती हैं, तो क्या हम सांसों पे भी मीटर लगा दें? बिल्कुल। तो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, हाँ, तो बेसिकली क्या था कि एक्चुअली थोड़ा सा हम खो गए यहाँ पर, हाँ, और खो ये गए थे, और ऐसे ही ना टेस्ला ने मॉर्गन साहब को भी ऐसे ही थोड़ा गुमराह कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई मैं लाऊंगा क्या, वायरलेस कम्युनिकेशन। हाँ, वायरलेस कम्युनिकेशन बाय द वे कुछ हद तक मार्कोनी साहब अचीव कर चुके थे। राइट, मॉर्स कोड भेज पा रहे थे हम ट्रांस अटलांटिक, है ना। टेस्ला ने ये दावा किया था कि यार मेरी टेक्नोलॉजी जो है ना वो बेहतर है ना, वो इससे ज्यादा एफिशिएंट रहेगी, ज्यादा क्लियर रहेगी। तो मॉर्गन ने इसलिए उसमें इन्वेस्ट किया। अब साथ ही साथ, क्योंकि देखिए इंसान अपने नेचर को हेल्प नहीं कर सकता, है ना, तो वो तो इनोवेटर थे, इन्वेंटर थे। उन्होंने एक्चुअली वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसी वायरलेस कम्युनिकेशन पे काम करते करते वो पैदा हुआ था। तो अब वो $150,000 उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, है ना। अब काफी समय हो गया, वायरलेस कम्युनिकेशन तो आया नहीं, मतलब टेस्ला का वर्जन उसका आया नहीं। फिर जेपी मॉर्गन को पता चल रहा है यार ये बंदा तो मतलब वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहा है, मेरे रिसर्च के पैसे तो गवा ही रहा है, साथ में बाद में वो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री में बांटेगा। बिल्कुल। यहाँ पर आ गया कॉन्फ्लिक्ट, और इधर पर फिर जो है इन दोनों में जब कॉन्फ्लिक्ट आया तो फिर वही बात आ गई कि मार्कोनी इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, है ना, टेस्ला ऑलरेडी एडिसन को छोड़ के आए हुए हैं, है ना। उनका एक ही वेंचर थोड़ा ठीक ठाक चल रहा था, जो उनका एसी जनरेटर चल रहा था वही चल रहा है, बाकी लोग उन्हीं के इनोवेशंस पर काम कर करके और आगे बढ़ रहे हैं। तो टेस्ला ने कहा है, उनको समझ आया कि यार ये तो काम नहीं करेगा, मैं अब दूसरे इन्वेस्टर्स ढूंढना शुरू करता हूँ। तो इस पर भी जेपी मॉर्गन साहब का एक बहुत फेमस कोट है, कहता मैं आई कैन नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम अप्रोचिंग पीपल बट आई कैन स्टॉप हिम फ्रॉम रेजिंग मनी। तो उन्होंने फिर एक्टिवली सैबोटाज करना भी शुरू किया था। देखो ये जो है ये ऑलरेडी ना मुझे गुमराह कर चुका है, ये ऑलरेडी मेरा टाइम वेस्ट कर चुका है, ये आपका भी टाइम वेस्ट करेगा। ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बना रहे, कहाँ से पैसे कमाएंगे हम, है ना, रहने दे, तो पागल है, छोड़ो। और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमें वार्डेनक्लिफ टावर भी कभी नहीं मिल पाई, ना वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी मिल पाई, जिसको बाद में तोड़कर बेचकर हाँ इस्तेमाल किया गया उसी कर्ज को चुकाने के लिए। यस। तो यही थी ये वीडियो इसके बारे में, और जो हमने इस पे पूरा डायमेंशन कवर किया। बहुत सी टॉपिक इस पे और भी डिस्कस करने, वॉर ऑफ करंट भी आने वाली है बाय द वे। तो ये मेरे हिसाब से ये ऐसी कहानी हो गई जिसका एक एस्टैब्लिशमेंट भी रहा, हाँ। एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी रहा, पर रेजोल्यूशन तक हम नहीं पहुंच पाए। रेजोल्यूशन जो सोल्यूशन जो कहानी कहाँ खत्म होती है। तो बस वही एक सवाल आखिरी पूछना चाहूंगा, क्या टेस्ला नाइव थे, भोले थे, सीधे थे, जो ऐसा एक इनोवेशन करना चाह रहे थे, या ये दुनिया अभी तैयार नहीं इस पे वोट ले लें, वोट ले लें, हाँ या ना? दुनिया तैयार नहीं है। नहीं, टेस्ला नाइव नहीं थे। हाँ अंकित भाई,
मुझे तो पहले नाइफ की हिंदी बताओ। सीधे साधे बोल अच्छा, सीधे साधे, बोले। ओके। जो इतना बड़ा आइडिया उन्होंने सोचा इसमें साहब। नहीं, मेरे ख्याल से हर लोग चाहते हैं कि उनका एक अचीवमेंट हो अपने लाइफ में, है ना। तो मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो अपने अचीवमेंट के लिए ही काम करते हैं। हाँ, अगर उस अचीवमेंट से सामने वाले को ही फायदा हो तो और अच्छी बात है। हाँ, तो मेरे ख्याल से भाई दोनों साइड से है ना। एग्जैक्टली। तो बस इसी बात पे ये वीडियो ख़त्म कर देंगे हम। बहुत सारी आई गेस लंबी भी हो गई है, और तो इस वीडियो के इस पे ख़त्म करके मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस पे बहुत सारे टॉपिक बनने वाले हैं। हमारी पूरी सो कॉल्ड छोटी मोटी शॉर्ट फिल्म की सीरीज़ भी इसी टॉपिक पे आने वाली है, ये भी ध्यान रखिएगा, सपोर्ट करते रहिए। और मैं बोल देता हूँ, एक शायरी है, थोड़ी मैं शायराना आदमी हूँ, कि जैसे इन जैसे लोग कि ज़मी खा गई लामका कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो तमाशे में नहीं पड़ना है हमें चीज़ें काम करनी है, इस दुनिया के बेहतरी के लिए काम करना है। वही शायद वो कर रहे थे। दुनिया उस समय शायद तैयार नहीं थी, आज भी शायद तैयार नहीं है, मगर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये बातें आप तक ले जाएं, बातें करते रहें आप लोग, तभी हम शायद आगे बढ़ सकते हैं। आई गेस वीडियो बहुत लंबी हो गई है, खत्म करें। तो धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। जय